नमस्कार। हमारी आज की कहानी है एक बूढ़े पिता की अंतिम इच्छा। हेलो राहुल बेटा, मैं तुम्हें कितने दिनों से फोन लगा रहा हूँ। लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपनी माँ की हालत के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करती रहती है। बेटा, कुछ समय निकाल कर आ जाओ और बच्चों को भी लेते आना, तुम्हारी माँ हिम्मत हार चुकी है। उसे तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी मोहन लाल जी ने अपनी ये बात कही थी कि मुकेश ने अपनी मजबूरी बयां करनी शुरू कर दी है। पिताजी, इस हफ्ते तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी और आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ की निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत जरूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है, आप माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लो। बेटे का स्पष्ट जवाब पाकर मोहन लाल जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव मारने लगे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठे। सोचे, नौकरानी तो मैं रख सकता हूँ, पैसों की कमी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उसकी माँ बाप को किसी पराये से ज्यादा अपने की जरूरत है। दिन प्रतिदिन कैंसर से पीड़ित नीलम जी की तबीयत बदहद से बदतर होती जा रही थी और मोहन लाल जी के दिल के एक कोने में एक अनजाना सा डर था। बीमार पत्नी की देखरेख के लिए वे सारा दिन पलंग के पास ही बैठे रहती है। कभी कभी तो नीलम जी पूछ पड़ती, क्यों जी आपने मुकेश को फोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया? क्या ऐसा कौन सा काम है जो अपनी माँ से बढ़कर हो गया उसके लिए? सुनिए जी, अगर हमारे बेटे को नहीं मिल पा रही तो हम उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर मोहन जी उसे झूठी तसल्ली देते और कहते कि तुम्हारी लाडले ने लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है। छुट्टी मिलते ही मिलने के लिए दौड़ा चला आएगा। ऐसा कहते हुए मोहन लाल जी अपने डैड को छुपाने के लिए फीकी सी हंसने लगे और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अब तो नीलम जी भी जान गई थी कि ये सब बातें उनका पति दिल रखने के लिए कह रहे हैं, वरना दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर। उनके पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ अपना गम बांट सकें। वे दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर जाते हैं। अक्सर मोहन जी अपनी पत्नी से कहा करते थे, नीलम, शायद हमारी किस्मत खराब है जो हमें अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहने का सुख नसीब नहीं हो पा रहा। इस बात पर नीलम जी अपने पति से कहती है, आप तो अपना दिमाग सिर्फ बेकार की बातें में लगाए रखते हैं। बेटे की भी तो अपनी जिंदगी है, वह अपने पैरों पर खड़ा है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनके खुशियों में शामिल होना चाहिए। लेकिन फिर भी नीलम, क्या बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? इस पर नीलम जी कहती, जिसके भाग्य में जितना लिखा है वो उसे मिलकर ही रहता है। शायद हमारे भाग्य में बच्चों का सुख इतना ही था, हम बेकार में ही उनकी आने की उम्मीद पाले रहते हैं। अब उनके अपने बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग, अब की दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाती थे। घर का कामकाज संभालने के लिए भी मोहन लाल जी ने एक नौकर रख लिया था। नौकर रखने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो उनके समय में ही संभाल लेगा। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन शारदा जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाएं भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल, उनका बेटा उनका हाल चाल पूछने आया हो। अपनी पत्नी की चिंता में डूबे मोहन लाल जी बड़ी भारी दिल से ना चाहते हुए भी अपनी बेटे को फिर से फोन किया और रुआनसी आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ज्यादा बिगड़ रही है, यहाँ डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। उन्होंने एम्स हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी है, तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की जरूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मैं किसी काम से चेन्नई आया हुआ हूँ, आप माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में लेकर आ जाए, मुझे 2 दिन लगेंगे दिल्ली आने में। बेटे के कहे अनुसार मोहन जी नीलम जी को एम्बुलेंस में दिल्ली लेकर आ गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन इलाज का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा था। नीलम जी के बचने की उम्मीद कम होने लगी थी, लेकिन मोहन लाल जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे बहू और पोते पोती की एक झलक पाने को तरसती हुई नीलम जी की इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु मोहन लाल जी की ये सोच केवल भ्रम मात्र ही थी। वे हर दिन सूरज निकलने के साथ दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी निगाह लिए अपने बेटे का इंतजार करती है, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता है। हर बीतता दिन उन्हें अपनी बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और मोहन जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल की इलाज से ज्यादा उन्हें अपनों की ज्यादा जरूरत है।
ये सुनकर मोहनलाल जी अंदर तक टूट चुके थे। अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में मनोहर लाल जी दुख में डूबे उनके पास बैठे हुए थे। तभी नीलम जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, न जाने कब प्राण निकल जाए, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी बेटा और पोता पोती का चेहरा एक बार दिखा दीजिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मोहनलाल जी का दिल चकनाचूर हो रहा था। शारदा जी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने फिर एक बार कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन लगाया। लेकिन मुकेश ने आज भी फोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे के घर ले जाने का निर्णय लिया। अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर के देखरेख में लेकर जाते हुए मोहन जी रह रह कर सोच रहे थे कि हम दोनों ही तो एक दूसरे का सूट डेक का सहारा है। अब यदि नीलम को कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। ये सोचने हुए उन्होंने नीलम जी की तरफ देखा, लेकिन ये क्या, नीलम जी की बॉडी में कोई हरकत ही नहीं थी। ये देखकर मोहनलाल जी के पसीने छूटने लगे। संभावित आशंका के भय से एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर को जल्दी से चेकअप कराने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी हसरत लिए नीलम जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। इधर मोहनलाल जी सदमे के कारण पत्थर हो चुके थे। नीलम जी की मौत ने तो जैसी उनकी जान निकल ली थी, लेकिन आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब बेटे से मिलने की चाहत रखने वाली नीलम ही नहीं रही तो बेटी की घर जाने का क्या फायदा। ये सोचकर उसी एम्बुलेंस से वापस गांव की ओर चल दिए। दिल पर पत्थर रखकर मोहनलाल जी ने बेटी को फोन करके उससे ये दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत गई थी, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते करते जब बेटे के आने की उम्मीद टूटने लगी तो मजबूरन बेटे के अनुपस्थिति में ही नीलम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठे मोहन जी बार फिर यही सोचकर दुखी हो रहे थे। अब आगे की जिंदगी वो कैसे काटेंगे। आज अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ रहा था। सोचने लगी, नीलम थी तो कम से कम अपने का होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटा होते हुए भी वे बेसहारा थे। उनके मन में बार बार ये प्रश्न रह रहकर गूंग रहे थे कि यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो ये क्यों आता है। क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं, कि उन्हें तड़पने के लिए अकेला, वृद्धावस्था के कष्ट होने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आज मोहनलाल जी की पत्नी की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। वे सोचने लगे कि जब इसी बेटे को नीलम तकलीफ में देखी थी तो तिलमिला उठी थी, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं हुआ। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं। मोहनलाल जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अपनी पत्नी की असमय मृत्यु मानो उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इन आंखों में से खून बहने लगेगा। नीलम ने तो अपने बेटे को जरा भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था, फिर वो उसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया। मानता शारदा दुनिया भर के पकवान बना दिया करती थी, उसकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के वैद्य हकीमों को इकट्ठा कर लेती थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होता उसे चैन नहीं आता था। उनकी इच्छा को जुबान पर आने के पहले ही पूरा कर देती थी। उसने तो अपनी ममता में कभी कमी नहीं आने दी थी। वही बेटा अब उसकी बीमार होने पर तो क्या अंतिम विदाई पर भी आने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। मोहन जी सोचने लगे, 2 वर्ष पहले राहुल गांव, पहले मुकेश गांव आया था तो मनोहर और नीलम ने उसके साथ चलने का जिक्र किया था, लेकिन उनकी मॉडर्न बहू का तो अपने सास ससुर को साथ रखने की बात सुनते ही चेहरा उतर गया था। जाने दोनों में अकेले में क्या बातें की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो मुकेश ने टाल मटोल करते हुए कहा, पिताजी यहाँ की ढेर सारी जमीन तो खराब हो जाएगी, यहाँ की खेती को भी तो संभालना जरूरी है, इसलिए आप दोनों यही रहिए। दोनों बेटे राहुल की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, बुढ़ापे में दिल्ली शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण आप दोनों की हेल्थ के लिए उचित रहेगा, और फिर हम लोग तो आपसे मिलने आते ही रहेंगे। मोहन जी ने तो उसी दिन बेटे बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें एहसास हो रहा था कि आप अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है, लेकिन उस समय इनके पास अपनी पत्नी का सहारा था जो उन्हें हर परेशानी में भी हौसला देती थी। अब तो वो सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। अतीत में जाते हुए मोहन जी को बीते समय की यादें किसी पहले दर्द की अनुभूति कराने लगी। आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उनके गुर्दे गीला कर दिया था।
सोचने लगे 5 दिन पहले जब माँ की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी, लेकिन फिर भी अता पता नहीं। इस 5 दिन बहू का कोई अता पता नहीं। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे कटा, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। आस पड़ोस की भीड़ भाड़ के बावजूद मोहनलाल जी आज एकाकी होकर अपनों के इंतजार में दम तोड़े जा रहे थे, अपनी पत्नी के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते हुए। मोहनलाल जी छत पर टहल रही थी। छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगे। इसी आंगन में नीलम की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता, यहीं आकर तुम हमारी हंसते खेलते परिवार की हंसी ठहाकों की आवाज हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोए मोहनलाल जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार ब्रेक की आवाज आई, अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस गाड़ी में से उतर रहा था, जो गुड़गांव में नौकरी करता है। अपनी बेटे को आता देखकर शर्मा जी तुरंत बाहर निकल आए और उन्होंने झट से अपने पोते को अपने आलिंगन में ले लिया था। मोहनलाल जी जो छत पर खड़े ये माजरा देख रहे थे, वे देखकर सोचने लगी कि यही सुख दुख मेरी नीलम चाहती थी। वो अपने बेटे से एक बार मिलना चाहती थी, अपने पोते को आलिंगन करना चाहती थी। इतना सुख मेरा बेटा ना दे पाया हमें। सबके बच्चे कुछ दिनों की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वे ही अभागी हैं जिनकी बेटे ने इस हालत में अकेला छोड़ दिया है। गम के अथाह सागर में डूबे मोहनलाल जी छत से नीचे उतर आए तो देखा नीलम जी का बेटा नीलम जी के लिए अफसोस प्रकट करने के लिए आया हुआ था। अब तो मोहनलाल जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे की आने की आस में एक बार फिर सड़क का मुआयना करने निकले तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था और फिर से कांपती टांगों के साथ अंदर आ गई। अपनी मां की 13वीं पर जब राहुल अपनी पत्नी बच्चों के साथ गांव पहुंचे तो गांव में चारों ओर आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां चौराहे जहां हर पल लोगों की चहल पहल सुनाई पड़ती थी, कहीं बच्चे भी नजर नहीं आ रही थी। जहां कहीं 1-2 गांव वाली नजर भी आए तो देखा उनकी नजरें उसे ऐसी दे रही हो जैसे वो कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे कि वे लोग घर पहुंची तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगे बढ़ा तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नजरें जैसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर आकर देखा तो आंगन में उसके पिता को फर्श पर लिटाया जा रहा था और उन पर सफेद कफन चढ़ाया जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता उसके पिताजी की एक दोस्त ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दिया और बोली, बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लिखी थी। चिट्ठी देते हुए उनकी घूरती निगाहें मुकेश को अंदर तक झकझोर रही थी। उसके पिताजी ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है ये जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे पहले लिखा हुआ था, मेरे प्यारी बेटे सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं, और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतने पराए कैसे हो गई। बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक को पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम ना आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी लग रही थी। अपनी बीमार माँ का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँच पाए। ना जाने इतने पत्थर दिल तुम कैसे हो गए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खेलने का मौका तक ना दे सके। मुझे शिकायत तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से है कि क्यों मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठे। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था या फिर हमारे द्वारा दी गई संस्कारों में दोष था, जो तुम हमारे चेहरे की लकीरों को भी पढ़ ना पाए, हमारे दिल को समझ ना पाए। पत्र को पढ़ते पढ़ते मुकेश बीच में ही रुक गया। पत्र में कुछ शब्द फीके हो चुके थे, जो शायद पिताजी के आंसुओं ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर राहुल ने पत्र पढ़ना शुरू किया, बेटा हमें भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख तो भगवान किसी और माता पिता को ना दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नरक से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए दुनिया छोड़कर जाने से पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। मुझे माफ करना क्योंकि मैंने अपनी सारी जमीन और यह मकान वृद्धाश्रम को दान में दे दिया है, लेकिन मेरी ये दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना हो। वृद्धावस्था और अकेलेपन की व्यथा क्या होती है ये मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ।
मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए राहुल के हाथ और आवाज कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुख को झेलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुका था। ये हार मांस का शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इन इच्छाओं का सम्मान देते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नश्वर शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। हो सके तो मुझे माफ करना। पत्र को पढ़कर मुकेश के चेहरे पर असीम दुख के भाव तैरने लगी। अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई और उसके पिता की मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए। दोस्तों, सच बात तो यह है कि माँ बाप को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। माँ बाप तो को बरगद का वो पेड़ है जो सिर्फ छाया देता है। एक माँ बाप ही है जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का प्यार है। आप अचानक बड़े नहीं हो गए, आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है। बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी कहानी के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।